क्या लिखा गया अगला देखो ना, इमेज फॉर्मेशन बाय कुछ लिखा है कि नहीं मैप में जाके। कंसेप्चुअली समाप्त कर ही देंगे टोटल जितना भी है। निडायदम हो गए पूरे, उसमें निडायदम लिखा होगा अभी बस है ना, अभी एक और रह गया, अभी सुनो कौन के। हाँ तो उसमें 6 तो कल पढ़ लिए और 2 तो मैं आज खत्म करनी है कॉनकेव वाली, और प्लस में 2-3 छोटे मोटे पॉइंट और करने हैं और फिनिश करते हैं उसके बाद में। तो आज जैसे फिनिश होगा, जब फिनिश होगा मैं तुम्हारी छुट्टी अब तभी करूँगा। देखें सभी लोग, सबसे पहले 2 बार कॉनकेव लेंस बनाओ, ठीक। 2 बार कॉनकेव लेंस बना के बीच में ऑप्टिकल सेंटर ये वाला पॉइंट F1, उसके बाद में ये वाला पॉइंट 2F1, उसके बाद में ये वाला पॉइंट F2 और उसके पीछे ये वाला पॉइंट 2F2। ठीक है, ध्यान से सेम टू सेम डबल रिपीट कर दें, 2 बार बना लें और ये कॉपी। अच्छा अच्छा अच्छा। अब इसमें भी काम की बात ये कि इसमें 2 केस कौन से, पहला केस तो है एट इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तब, पहला एट इन्फिनिटी, और दूसरा केस एनीवेयर। कौन खो गया? खो गया क्या ये? मैं चाहे डर के मारे भाग रही है इससे। देखो एट इन्फिनिटी और एनीवेयर में, एट इन्फिनिटी में तुम्हें कितनी लाइटें लेके आनी है? 2। दोनों कैसे लेके आनी है? पैरेलल। ये तो फिक्स हो गया होगा अब तक। तो अपन लोग 2 लाइटें लेके आए, एक ऊपर लेके चले गए, एक नीचे लेके चले गए। अगर लाइटें पैरेलल आती तो टकरा कहाँ जाएंगी? फोकस से। लेकिन ऐसी गलती यहाँ मत कर देना, फोकस से जाएंगी बात अभी भी सही है, लेकिन ये वाला कौन सा लेंस है, कन्वर्जिंग की डाइवर्जिंग, मिलाने वाला कि फैलाने वाला? ये वाला, ये फैलाने वाला, डाइवर्जिंग। तो ये लाइट को फोकस से नहीं भेजेगा, ये इसको फैला देगा। तो इसमें लाइट ऐसे फैल जाएगी, वह लाइट भी ऐसे फैल जाएगी। अब ध्यान से बात सुनो। तुम्हें लगता है कि फैलने के बाद में लाइटें आगे कभी मिलेंगी? नहीं, हमें इनको पीछे की ओर खींच के मिलाना पड़ेगा, और जब हम इनको पीछे की ओर खींच कर मिलाएंगे तो साफ सीधी स्पष्ट बात ये, इनको डॉट करके पीछे खींच लो, 1 2 ऐसे करके ये पीछे आ गई, और ऐसे करके ये वाली भी पीछे आ गई, इस तरह से। तो अपन लोगों ने इनको पीछे मिला दिया। लेकिन अगर तुम गौर से देखोगे तो लाइट अगर पैरेलल आ रही है तो टकराने बाद में जा कहां से रही है? वो फोकस से ही जा रही है। वो बात अलग है कि वो सामने वाले फोकस की जगह पर पीछे वाले फोकस से जा रही है, लेकिन फोकस से ही जा रही है। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट, यहां पे लाइट मिली नहीं है, मिलानी पड़ी। तो तुम लोग मुझे इसका डीएनएस लिखवाओ, जिसके लिए तुम लोग तैयार हो गए। फिलहाल डिस्टेंस बोलो, इमेज कहां बन रही है? एट F1, या फिर सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, जहां पे ऑब्जेक्ट उस साइड बन रही है। अच्छा, इसका नेचर कैसा है? वर्चुअल एंड डायरेक्ट। और साइज कैसा है इसका? पॉइंट साइज, वेरी स्मॉल, पॉइंट साइज यानी वेरी स्मॉल। ठीक है, अपन लोगों ने जब उस वाली मिरर वाले कंसेप्ट को पढ़ा था तो उसके लास्ट वाले दोनों केसों का आंसर कैसा था? वर्चुअल और डायरेक्ट। इसमें भी सेम टू सेम वही आएगा, दोबारा देखना। अब बात है कि एनीवेयर में तुम्हें बस ये बोलना है स्टॉप, में वहीं पे रुक जाऊंगा। किसी भी जगह पे तुम ऑब्जेक्ट रखवा सकते हो मुझसे, ठीक है। तो मेरे सामने कोई पैरामीटर नहीं है कि मैं यहीं रख रहा हूं, मेरा मन किया तो मैंने उसको यहां रख दिया, कोई मतलब नहीं है मुझे उससे, ठीक है। अब बात है लाइट अगर आती है पैरेलल तो टकरा कहां चली जाएगी? फोकस से। लेकिन ये डाइवर्जिंग है तो उसका मेन काम है लाइट को फैलाने का। और दूसरी, अगर मैं इसके सिर से भेजता हूं और फोकस से भेजता हूं तो टकरा के कैसे जाएगी ये वाली? पैरेलल। मेरा तुम सवाल, ये लाइट कभी मिलेंगी? मतलब ये वाली जो जा रही है ये, और ये जो वापस आ रही वाली कभी मिलेगी? ये कभी नहीं मिलने वाली। देखो मैं इसका और अच्छा वाला वर्जन देता हूं। मैं इसको ऐसे भेजता हूं, इसके सिर से लूंगा ऑप्टिकल सेंटर, और ऑप्टिकल सेंटर का रूल कैसा है? आर पार। अब बताओ, ये वाली लाइट रे और ये वाली लाइट रे कभी मिलेगी?
नहीं, क्योंकि ये तो जा रही है ऊपर की ओर, ये जा रही है नीचे की ओर, तो तुम्हें इसको मिलाना पड़ेगा। और मिलाने के लिए तुम्हें इस येलो वाली लाइन को वापस से पीछे खींचना चाहिए। और जब तुम इसको पीछे खींचोगे तो ये कुछ इस तरह से पीछे खींचेंगे तो ये वाली इस पॉइंट पे दोनों टकरा देंगे, इस वाले पॉइंट पे दोनों टकरा देंगे। ध्यान से देखो, इसका तुम लोग मुझे डीएनएस बताओ, इसका डीएनएस बोलो ध्यान से। इसकी डिस्टेंस इमेज कहाँ बन रही है, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, उसका नेचर बोलो वर्चुअल एंड इरेक्ट। और इसका साइज, ये जो पीली वाली लाइन है, इसका उसके कंपेरिजन में साइज कैसा है, स्मॉल साइज्ड। ठीक है, इसका साइज हो गया स्मॉल साइज, तो ये छोटी सी बात, इसे भी फाइनलाइज रखें। ठीक, सबसे पहला पॉइंट ये कि फोकस इन्फिनिटी वाला चक्कर तो एकदम साफ है, इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे बनेगा। और दूसरे वाले केस में कहीं रख लो, ठीक है, और दोनों ही केस में कहीं रख लो। सीधी सीधी बात है कि आंसर ऑलवेज वर्चुअल और इरेक्ट है। यानी कि अगर गौर से देखते हैं तो कॉनकेव के अंदर दोनों आंसर वर्चुअल इरेक्ट है। और इससे पहले जो अपन लोगों ने कॉन्वेक्स पढ़ा है, वहां पे पहले 5 आंसर दिए हैं, आखिरी वाला आंसर सबसे मेन है कि मिरर में कॉनकेव के अंदर 6 केस है और कॉन्वेक्स में 2 है। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ कॉन्वेक्स में 6 और कॉनकेव में 2 है, और सबके आंसर बिल्कुल सेम टू सेम है, ये भी ध्यान रखें, है ना। अब इसमें अगला काम का पॉइंट सुनो। तुम में से किसी को अपने चश्मे का नंबर पता है क्या है, प्लस या माइनस? क्या मतलब होता है प्लस माइनस का? 0.5 का क्या मतलब है? वैसे अपने एक अगला चैप्टर ही आने वाला है जहां पे तुम इस चश्मे का साइंस समझोगे। देखें, ठीक, ऐसे लिख दो तो सिंपल कहानी, इसमें कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। मैं एक टॉपिक लगाता हूं, तुम लोग उस टॉपिक का नाम देख के बहुत सारी बातें समझ जाओगे। ठीक है, हटा दो उसे। तुम्हारे पास अगले टॉपिक का नाम है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस, ठीक है। इसका मतलब शायद समझ में आ गया कि पावर ऑफ लेंस का मतलब होता है कौन सा लेंस कितना ज्यादा ताकतवर है। मैं तुम्हें 2 लेंस बना के दिखाता हूं, 2 नहीं मतलब 4 हैं टोटल। तुम लोग ऊपर से कोई 6 लाइनें छोड़ दो, 6 लाइनें के बाद 2 लेंस बनाओ। एक लेंस मैंने यहां बना दिया, एक लेंस मैंने थोड़ा सा दूर बनाया इससे जाके इस जगह पे। ठीक है, दोनों में कुछ डिफरेंस दिखाई दे जाएगा तुम्हें। यहां पर भी एक लेंस बना दिया और यहां पर भी एक लेंस बना दिया, तुम्हें दोनों में डिफरेंस दिखाई दे रहा है ना, दोनों में अंतर पता चल रहा है ड्राइंग में। तो वो ड्राइंग का अंतर दिखना चाहिए, बनाओ पहले, उसके बाद देखते हैं पावर मतलब है क्या। ठीक है, और तुम्हें वो भी समझ में आएगा कि चश्मे का जो नंबर होता है, हालांकि अगला चैप्टर ही पूरा चश्मों के ऊपर है। किसी इंसान को दूर का दिखाई नहीं देता, उसके लिए कितने नंबर का चश्मा लगेगा, किसी को पास का दिखाई नहीं देता, उसके लिए कौन सा चश्मा लगेगा, वो सारी बातें। आखिर ऐसी नजरें खराब होती क्यों है? क्या नजरों की खराब होने के पीछे कभी टीवी हो सकती है, फोन चलाना हो सकता है क्या? नॉट सो मच, इतना भी बड़ा फैक्टर नहीं है टीवी और फोन। एक सर्टेन एज पर थोड़ा बहुत इम्पैक्ट डालता है, थोड़ा बहुत तो, पर आंख वाँख खराब होने का ज़्यादा नहीं है। वो थोड़ा जेनेटिकल ज़्यादा है, जीन्स पेरेंट्स से थोड़ा इफेक्टेड होता है, और थोड़ा न्यूट्रिशन वाला खाने पीने पे भी डिपेंड करता है, और कुछ हो ही जाता है, ऐसा किसी के हाथ पे कंट्रोल करने वाली बात नहीं है। बन गए दोनों। डिफरेंस क्या है इनमें, कौन सा ज्यादा ताकतवर है? ऊपर वाले दोनों में कौन पावरफुल है, नीचे वाले में कौन पावरफुल है, ये सवाल है। मोटे ज्यादा ताकतवर है कि पतले वाले ज्यादा ताकतवर है? क्या क्या अपने हिसाब से बता रहा है? तू बता बता दोबारा बता। हाँ, ये वैसे अपने हिसाब से बता देना चाहिए कभी कभार। देखो, चश्मों के तुमने जो लेंस देखे हैं वो ऐसे मोटे मोटे होते हैं, उल्लू से नहीं होते ना, वो स्लाइट ही होते हैं। मैं तुम्हें इसका डायग्राम देता हूं, तुम डायग्राम समझने की कोशिश करना। अपने पास से मान लो यहाँ पे लाइट आ रही है, ठीक है, और सेम टू सेम लाइट यहाँ पर भी आ रही है। इस वाले लेंस का काम क्या है? इस वाले लेंस का काम क्या? लाइट को मिलाना। नीचे वाले का काम क्या? लाइट को फैलाना। तो यहाँ पे जब लाइट आई है तो इसने लाइट को इस जगह पे जाके मिला दिया, इस जगह पे जाके लाइट मिल गई। इस वाली लेंस की से लाइट यहाँ जाके मिली है।
जबकि ये वाला जो लेंस है वो लाइट को यहीं कहीं दबा के रख देगा। तो देखो इसमें से किसने अपना काम अच्छे से किया? कॉन्वेक्स का मेन काम है लाइट को मिलाना, किसने अच्छे से मिला दिया, किसने पहले मिला दिया, जल्दी मिला दिया? तो पहले मिलाया पतले वाले लेंस ने, ठीक है। इसने मिलाने में थोड़ा टाइम लिया कि साहब मैं थोड़ा कमजोर हूं, मुझे थोड़ा समय दो तब मिलाऊंगा, इसने संग के संग मिला दिया। जबकि यहाँ देखो अगर यहाँ पे लाइट आती है तो इसका मेन काम क्या है? लाइट को फैलाने का। तो इसने लाइट को फैला दिया, इसने लाइट को ऐसे करके फैलाया। और ये भी अपने पास में डाइवर्जिंग लेंस है, कॉनकेव है, ये भी इसका भी काम है लाइट को फैलाने का। इसने भी लाइट को फैला दिया। किसने अपना काम अच्छे से किया? किसने लाइट को ज्यादा फैलाया? इस वाले ने। कुल मिला के बात है कि जो लेंस पतले होते हैं उनकी पावर ज्यादा होती है। तो थोड़ी उल्टी सी कहानी है, मतलब पतले हैं तो ज्यादा पावर है और मोटे होंगे तो पावर कम हो जाएगी। और इसी बात को मैं ऊपर लिखने वाला हूं 6 लाइनों के अंदर, ठीक है। द पावर ऑफ लेंसेज, द पावर ऑफ लेंसेज, द पावर ऑफ लेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यानी कि अपोजिट होती है उनकी, प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ, उनके फोकल लेंथ के इनवर्स होती है। अच्छा कोई तुमसे बोलता है कि पावर क्या चीज है, तो पावर को कैसे डिफाइन करोगे? कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग कैपेसिटी। पावर यानी कन्वर्जिंग यानी लाइट को मिलाने की और डाइवर्जिंग कैपेसिटी, किसी भी लेंस की लाइट को मिलाने की और लाइट को फैलाने की कैपेसिटी को अपन लोग पावर कहते हैं, ठीक है। तो जो लाइट को जल्दी मिला देगा वो ज्यादा पावरफुल, जो अच्छा फैला देगा वो ज्यादा पावरफुल, और जो पतले लेंस होते हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू मोटे लेंसों के। अब यहीं से एक सिंपल सा फॉर्मूला भी निकल के आता है, वो देखना। जो लेंस पतला वो ताकतवर, यानी कि पावर का फॉर्मूला होता है P = 1/f। इसमें f क्या चीज है? फोकल लेंथ। जिसकी फोकल लेंथ कम होगी उसकी पावर ज्यादा होगी। ये उल्टे में इसलिए लिखा हुआ है कि अगर ये नीचे है तो वो वाला ज्यादा हो जाएगा, अगर ये घटेगा तो वो बढ़ेगा। अच्छा ये वाला जो फॉर्मूला वो तुम तब इस्तेमाल करोगे जब तुम लेंस की पावर नापोगे मीटर में। इस बात को मैं लिख देता हूं, ये ऑटोमेटिकली जब न्यूमेरिकली आएगा तब बढ़िया समझ में आएगा, 1/f। और अगर सेंटीमीटर में लिखेंगे तो इसको लिख देंगे 100/f। अगर सेंटीमीटर में तुम्हें लेंस की फोकल लेंथ निकालनी है या फिर दी गई है तो तुम 100/f का इस्तेमाल करोगे, मीटर में दिया है तो 1/f का। ये बहुत ज्यादा बड़ा पॉइंट रहेंगे, इसकी चिंता मत करो। लेकिन दूसरी काम की बात सुने, जैसे कि करंट की यूनिट क्या होती है बताओ? करंट की यूनिट क्या है? करंट की यूनिट एम्पियर। पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है? वोल्ट। एनर्जी की यूनिट जूल। वैसे करके जो पावर ऑफ लेंस है उसकी यूनिट होती है डायोप्टर। पावर की यूनिट डायोप्टर यानी कि डी। पावर की यूनिट को डायोप्टर नाम के शब्द से बुलाया जाएगा। और यहीं पे मैं तुमसे छोटी मोटी बातें पूछ लेता हूं, उन्हें भी सुन लो। तुमने किसी टाइम पे एक बात लिखी थी, फोकल लेंथ किस लेंस की नेगेटिव ली जाती है? कौन से की नेगेटिव होती है फोकल लेंथ? कॉनकेव। और कौन से की पॉजिटिव होती है? कॉन्वेक्स। तो ये अपन लोगों ने सवालों में लिखा था, उस कहानी को लगातार रिपीटेडली रिवाइज करें। कॉनकेव की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव, और जो कॉन्वेक्स है उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव। और इससे तुम्हें क्या समझ में आना चाहिए वो सुनो। कॉनकेव की फोकल लेंथ अगर नेगेटिव होती है तो उसकी पावर भी नेगेटिव होगी, और कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो उसकी पावर भी पॉजिटिव होगी। तो अगर तुम में से किसी के चश्मे का नंबर नेगेटिव है तो समझ जाना कि तुम्हारी आंखों के लेंस में, चश्मे में ये वाला लेंस कॉनकेव लगा हुआ है, और किसी के चश्मे का नंबर अगर पॉजिटिव है तो उसके कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है, ठीक है। अगले चैप्टर में तुम ये भी जान जाओगे कौन सा लेंस किसको देखने का काम आता है, कौन सा लेंस पास का देखने के लिए काम आता है और कौन सा लेंस दूर का देखने का काम आता है, वो तुम बाद में पता पड़ेगा। फिलहाल के लिए बस इतना सेट रखें कि जिसकी नेगेटिव है वो कॉनकेव है और जिसकी पॉजिटिव है वो कॉन्वेक्स है। एक लॉजिकल बात ये। पावर की यूनिट डायोप्टर, छोटे मोटे पॉइंट है, चैप्टर के मैप में तो शायद है भी नहीं, ठीक है। तो बस ध्यान से इतना लेके अगला पॉइंट देखना, ये भी कनेक्ट होगा। पावर नाम का टॉपिक तो अगले चैप्टर से कनेक्ट होता है, वो तो यहाँ जानबूझ के नेकाद नॉलेज रखने के लिए, बच्चों को थोड़ा सही एहसास रहे उसके लिए पुट कर दिया गया, ऐसी खास रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। आगे बढ़ा दूं। तुम लोगों ने एक फॉर्मूले पढ़े थे, मिरर फॉर्मूला याद है सबको? 1/f = 1/v + 1/u। और फिर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला और था, m = -v/u = hi/ho। पहले वाले फॉर्मूले से तुम क्या निकालते हो? d फॉर डिस्टेंस, और बाकी दोनों से क्या निकालते हैं? नेचर और साइज। सिम टू सिम दोबारा लेंस फॉर्मूले हैं, ठीक है। इन्हें फटाफट संग के संग एडजस्ट करते चले, है ना। अपने पास में आखिरी टॉपिक जिसका नाम है लेंस फॉर्मूला, जो कि सवालों के सिलसिला होगा आपसे।
लिख लें पहले, हमें लेंस फॉर्मूले के बारे में क्या आना चाहिए वो सुनो। सबसे पहले सभी लोग फॉर्मूला तो लिखें लिखें। ये अपने पास में पहला फॉर्मूला लेंस का 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस के 1/u, ये अपने पास में लेंस फॉर्मूला है। ठीक, क्या डिफरेंस है इसमें और उसमें बता। मिरर फॉर्मूले में लेंस और क्या डिफरेंस है दोनों में? मतलब कोई इंसान अगर ये भी नहीं बता पाता पढ़ाने के बहुत लंबे समय तक के बाद में, तो सोचने वाली बात है। क्या डिफरेंस है इसमें उसमें? उस वाले फॉर्मूले के अंदर बीच में क्या आता है, इसमें बीच में क्या आता है माइनस। ठीक है, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस के 1/u। और इस वाले फॉर्मूले का मेन काम है डिस्टेंस फाइंड करना। तुम डिस्टेंस निकालोगे विद द हेल्प ऑफ लेंस फॉर्मूला। अच्छा, तुम्हें सभी को अंदाजा है ना कि f क्या चीज है इसमें, फोकल लेंथ, v क्या चीज है, इमेज की डिस्टेंस, और u क्या चीज है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, एक और लिखता हूं, m इक्वल टू, वहां पे m इक्वल टू क्या लिखा हुआ है अगर याद हो तो वो देख के बता दो, नहीं तो कैसे भी माइनस के v/u, यहाँ पे वो माइनस नहीं आता, यहाँ पे सिंपल आ जाएगा v/u इक्वल टू hi/अपॉन में ho। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले का मेन काम क्या है? इसका मेन काम अपने पास में होता है नेचर निकालना एंड साइज। इसका मेन काम है नेचर एंड साइज, ये दो बातें फाइंड करना है इस वाले का मेन काम। ठीक है, बाकी सारी बातें तुम फटाफट मुझे बताओगे, मैं कंटिन्यूअस लिखता ही चला जाऊंगा, ध्यान से देखना। सबसे पहली काम की चीज, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। मैं ये बताओ कि कॉनकेव की फोकल लेंथ कैसे लेनी है? कॉनकेव की फोकल लेंथ, पुरानी सारी बातें सेम टू सेम है, बस लिखवा दो मुझे। कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव, चाहे कुछ भी हो जाए हमेशा के लिए फिक्स है। उसके बाद में u की वैल्यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कितना दूरी पे, ऑलवेज पॉजिटिव है नेगेटिव, u ऑलवेज नेगेटिव, u ऑलवेज नेगेटिव। इसका मतलब तुम्हें न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस नहीं है, फिर तुम एंड में जाके सवाल एक दिन में पहले याद करोगे, वो गलत है। तुम्हें क्वेश्चंस करने चाहिए, तुम्हें एडिशनल पीडीएफ और मिली होगी उसके ऊपर, नहीं तो एनसीईआरटी के सवाल लगाएं, लेकिन क्वेश्चंस मैंडेटरी कहानी है। ठीक है, तुम में से किसी को ऐसा लगता है कि ये पढ़ना ही पढ़ाई है, बस रीड कर लिया, थ्योरी देख ली और हमारे नंबर आ जाएंगे, गलत। ठीक है, अगली काम की चीज, m की वैल्यू, अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी है तो साइज कैसा, लार्ज। अगर m की वैल्यू 1 से छोटी है साइज कैसा, स्मॉल। अगर m की वैल्यू 1 के इक्वल साइज कैसा होगा, सेम साइज। यानी कि अगर m 1 से बड़ा आएगा तो लार्ज साइज है, m अगर 1 से छोटा है तो स्मॉल साइज है, और अगर m की वैल्यू 1 के इक्वल है तो सेम साइज है, सेम साइज। ठीक है, दोबारा से वापस ध्यान से सोच के बताएंगे। अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है तो कैसी इमेज है, और m नेगेटिव है तो कैसी इमेज है? अगर m नेगेटिव है तो रियल एंड इन्वर्टेड, m अगर नेगेटिव है तो रियल एंड इन्वर्टेड, और अगर m पॉजिटिव है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये सारी पुरानी की पुरानी बातें। कॉनकेव की फोकल लेंथ कैसे लेनी है, कॉन्वेक्स कैसा लेना है, u ऑलवेज नेगेटिव, वो सारी बातें एडजस्ट कर दी हैं। लेकिन अगर तुम लोगों को ध्यान हो तो अपने क्वेश्चंस करने का एक पैटर्न है, हमें सारे क्वेश्चंस कैसे करने हैं। सबसे पहले क्या बनाना है, ये डायग्राम बना के अपना आंसर पहले ही फिट कर लेंगे कि ये आना चाहिए। अगर हमारा आंसर उन सारी बातों से मिलान करके आ रहा है तो ठीक है, वरना गलत। ठीक है, मैं क्वेश्चन सीधे सीधे लगाता हूँ, ध्यान से देखना। इसको पहले लिख के एडजस्ट कर दो। चैप्टर थ्योरेटिकली यहाँ फिनिश हो जाता है। ठीक है, और अब तुम्हारे शुरू होते हैं न्यूमेरिकल्स, पहले लेंस वाले। बिना उसके फिनिश मानना ही मत, जब तक तुम्हें सवाल नहीं करवाए जाए तो अपने आप को तैयार मानो ही मत। सवाल आएंगे ही आएंगे पेपर में 100%। कोई भी तुमसे इस चैप्टर के अंदर थ्योरी नहीं पूछेगा कि लाइट चैप्टर पढ़ लिया उसमें थ्योरी बता दो, कुछ भी डेफिनेशन वगैरह कुछ कोई मतलब नहीं है। सिंपल सीधे सवाल हैं, और सवाल 3 जगहों से हैं। एक तो मिरर फॉर्मूले में से, एक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में से, और एक लेंस फॉर्मूले में से। 100% क्वेश्चंस वाला ही सिनेरियो रहेगा। तो अपने माइंड को ऐसे मत चला के चलना कि मैं थ्योरी याद कर ले जाऊं, कोई मुझसे बोलेगा कि लेंस फॉर्मूला लिख दो 5 नंबर मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कोई दयावान नहीं बैठा है, मेहनत करवा के बढ़ते लिखवा के ही नंबर मिलेंगे, वो भी सफाई से। ठीक है, अब क्वेश्चंस का सिलसिला खुद से देखना समझना। पहले रे डायग्राम खुद ही बनाएंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 लेंस वाले सिनेरियोज में। ठीक है, फाइंड द डीएनएस ऑफ इमेज placed in front of a convex lens at a distance of
20 सेंटीमीटर, हुज फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर। तो पहली बात तो सभी लोग बिना कुछ करे, बिना आंसर के पीछे भागे, अपने दिमाग से रे डायग्राम बनाओ कि आखिर ऑब्जेक्ट कहां पे है, फोकल लेंथ कितनी है, तो उसके आंसर क्या क्या होने चाहिए और क्या मेरे आंसर वो बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं। तो पहले वो लॉक करो। तो भागदौड़ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्वेश्चंस का कोई टारगेट नहीं है कि तुम्हें 1 के बाद 10 करने, पहला ही कर लो, 2 कर लो बस, लेकिन ध्यान से तरीके से रे डायग्राम बनाओ पहले। ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है उसका हिसाब पहले पढ़ के ध्यान से, फिर इमेज बना के सारे आंसर लिख लो कि डीएनएस ये आएगा, उसके बाद आराम से शुरू करना है ना। इस पहले सवाल में कोई जल्दबाजी नहीं। ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है वैसे तुम्हारी अकल के हिसाब से? फोकल लेंथ कितनी दी गई है इसकी? 15। ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है? 20 पे। तो सीधी बात है F1 से आगे, 2 F1 से पीछे है, तो ये इस जगह पे रखा हुआ है F1 से आगे, यानी कि 20 सेंटीमीटर पे। इसका आंसर कहां बनेगा वो बना लिए। अगर लाइट रे जाती है पैरेलल तो टकरा के लाइन फोकस से, और अगर जाती है फोकस से तो टकरा के लाइन पैरेलल। कुल मिला के यहां बनेगी इसकी इमेज। इस इमेज का सभी लोग डी, एन और एस बता दो मुझे। डिस्टेंस कहां पे? बियॉन्ड 2F2, यानी कि आंसर 2F2 से ज्यादा होगा। तुम लोग मुझे सिंपल सवाल का जवाब दे दो। अगर ये 15 है तो उसका डबल कितना होगा? 30। और आंसर क्या आना चाहिए? 30 से भी ज्यादा। अगर आंसर तुम्हारा 30 से ज्यादा आ जाए तो तुम मान लेना कि सही है। इसका नेचर कैसा आएगा? रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज कैसा आना चाहिए इसका? लार्ज। ठीक है, तो अब सभी लोग ध्यान से, जब तुम्हारे आंसर पहले एडजस्ट हो ही चुके हैं तो अब शुरू करो। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस के 1 में यू। ये लेंस कौन सा है? कॉनकेव की कॉन्वेक्स? ये वाला कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव लेनी है। नेगेटिव किसकी ली जाती है? कॉनकेव की। तो फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो यहां पे पॉजिटिव रखो। 1 में एफ की जगह पे कितना? 15। उसके बाद 1/v तो मुझे निकालना ही, v हमेशा निकालना ही, माइनस के 1/u, यानी कि ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है, पर वो हमेशा नेगेटिव लिया जाता है। u ऑलवेज नेगेटिव, मतलब यहां पे 20 दिया गया तब भी तुम्हें अपने कॉन्फिडेंस पे, अपनी छाती पे लोड लेकर इस 20 को 20 नहीं रखना। यहां पे तुम u ऑलवेज नेगेटिव रखोगे, इसे क्या बनाओगे तुम लोग? माइनस के 20। अब साफ सीधी बात है कि जब ये माइनस इस वाले माइनस से बढ़ेगा तो किस में कन्वर्ट होगा? प्लस में। तुम्हारे पास 1/15 इक्वल टू 1/v और प्लस के 1/20। भेजो, ट्रांसपोज करो, ले एलसीएम लेके निकालो आंसर। ये तुम्हें खुद से करना है कि साहब मुझे u नेगेटिव लेना है। u नेगेटिव लूंगा तो वो ऊपर जाके उसके साइन को चेंज कर देगा। ध्यान से।
15 60 कटेगा 4 बार, 20 कटेगा 3 बार। कितना बना? v की वैल्यू बताओ। 60 प्लस 60 आएगी एकदम, है ना, क्योंकि 15 20 का एलसीएम तो 60 है। 15 60 काटेंगे तो 4 ऊपर जाएगा, 4 एकम 4, और 20 से काटेंगे तो 3 ऊपर जाएगा, 3 एकम 3, और 1 में v, यानी 1 में 60 इक्वल टू 1 में v को पलटने पे v की वैल्यू क्या निकली अपने पास में? 60 सेंटीमीटर। अब देखो आंसर एकदम सही निकला है। मुझे अंदाजा था कि 30 से ऊपर आना चाहिए, तो 30 से ऊपर आ जाए दोबारा। अब अगला काम है डिस्टेंस आने के बाद में नेचर और साइज फाइंड करना है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस के v अपॉन में u तो उसका है मिरर का, लेंस का सिंपल v अपॉन में u है। तो तुम्हें बैठकर ये याद करने पड़ेंगे किसके कौन से फॉर्मूले हैं, कौन से केस है, कौन कहां पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव है। बस यही बचा है। अब अगर हम v अपॉन में u ध्यान से पुट करें, तुम लोग मुझे v की वैल्यू बताओ। 60, और u की वैल्यू जो आती है उसका हमेशा नेगेटिव है। 20 दी है, 20 नहीं रखेंगे, माइनस के 20, और जब 20 से इसे काटा गया तो m आ जाएगा माइनस के 3। अब साफ सीधी बात, ये माइनस क्या दिखाना चाह रहा है? अगर अपने पास में m की वैल्यू कभी भी नेगेटिव है तो m नेगेटिव, यानी आंसर कैसा? रियल और इन्वर्टेड। तो अगर m की वैल्यू नेगेटिव है तो सीधी सीधी बात है कि आंसर रियल और इन्वर्टेड है। उसका जो नेचर निकल के आएगा दैट इज रियल है इन्वर्टेड। और शायद मैं इस बात के लिए तैयार भी था कि रियल और इन्वर्टेड आएगा। और ये 3 क्या बता रहा है? ये 3 1 से बड़ा कि छोटा? 3 अलग देखना, माइनस अलग देखना है। तो 3 1 से बड़ा है तो इसका जो साइज होगा वो कैसा हो जाएगा? वेरी लार्ज। और कितना लार्ज हो जाएगा उसमें भी? 3 टाइम्स। मतलब कि अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट 10 मीटर का है तो कितना दिखाई देगा तुम्हें? 30 मीटर का। ये 3 गुना बढ़ गया। तो एक लॉजिकल बात ये कि तुम सबसे पहले डायग्राम बना के अपने आंसरों को पहले ही पता लगा लो, उसके बाद में उसे सॉल्व वॉल्व करते कराते रहना कि इसका मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक क्वेश्चन और ट्राई करके देखें, ठीक है, और इसी सिनेरियो में से निकल के आएगा। पहले डायग्राम बना के एडजस्ट कर लें, फिर सॉल्व होने दो। और सबसे मेन है कि दिमाग में ये वाली कहानी सेट रखो कि यू तो ऑलवेज नेगेटिव है, कॉनकेव व कॉन्वेक्स में कौन पॉजिटिव और कौन नेगेटिव। बस बाकी सब प्रैक्टिस से एडजस्ट हो ही जाएगा। टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा सेट। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डीएनएस ऑफ द इमेज। फाइंड द डीएनएस ऑफ इमेज when an object is placed in front of a convex lens of focal length 10 centimeter at a distance of 25 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर पता लगाओ। फोकल लेंथ 10 है और ऑब्जेक्ट को 25 पे रखा है। तो पहले डायग्राम आराम से सेट कर लो क्या बनेगा, और फिर सिंप्लीफाई कर दो, आंसर पहले ही पता लगा लेना। तो मैं सिर्फ एक बात अपनी बॉडी में डालने की रिक्वायरमेंट है, वो ये कि 10th क्लास दुनिया की सबसे आसान क्लास है पहली, और उसको ख़त्म करने के लिए बस तुम्हें डेली 2-3 घंटे 4 घंटे बस हर सब्जेक्ट के लिए 1-1 घंटा मान लो सिर्फ डेली पढ़ना है। जो करा दिया गया उसको रिवीजन करते रहें कंटिन्यूसली, ब्रेक मत दो। भले ही कल 4 पढ़े, आज 1 घंटा पढ़े, फिर 3 घंटे पढ़े, 2 घंटे पढ़े, अप डाउन होता रहे ग्राफ, पर होता रहे ग्राफ, ऐसे ना हो जाए डेड।
नंबर बढ़िया निकल के आते हैं। लोग 2-2 महीने में पढ़ के नंबर ला देंगे, ऐसे कोई हुआ नहीं है। मतलब 12वीं क्लास में सिनेरियो डिफरेंट है, मतलब वो कठिन ही है वाकई में, ये कठिन नहीं है, बहुत सिंपल निकल जाती है। बस रेगुलरिटी लेके आओ। तुम्हें जितना कंटेंट दिया जा रहा है, मैथ्स में इतने सवाल, फिजिक्स केमिस्ट्री में इतने नोट्स, बस उन्हें लगातार याद रखें डेली, किसी भी हाल में नंबर अच्छे आएंगे, ऑटोमेटिकली अच्छे आएंगे। ये ऑब्जेक्ट सही रखा है ना, 2A1 के पीछे ही तो आएगा 10, 20, 25 के हिसाब से। ठीक है, लाइट पैरेलल तो टकरा के जाएगी फोकस से। और दूसरा केस, अगर फोकस तो जाएगी पैरेलल। मुझे डीएनएस का अंदाजा लगवाओ, डिस्टेंस कहां आनी चाहिए बिटवीन F1, F2 एंड 2F2 का मतलब ये हो जाएगा कि 10 से ज्यादा और 20 से कम। नेचर होना चाहिए इसका रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज होना चाहिए इसका स्मॉल। कर लें सॉल्व ध्यान से। तुमसे अभी तक जिसने भी ये बोला हो कि 10th की बोर्ड दे लो उसके बाद तो मजे ही मजे हैं, वो तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा झूठ है, ध्यान रखना। फिर कोई तुमसे बोले कि 12th कर लो उसके बाद तो मौज ही मौज है, वो भी जीवन का दूसरा सबसे बड़ा झूठ है। सबसे बड़ा झूठ तो 10th के बोर्ड उसका मजे वाला ही है, सबसे बड़ा झूठ है। भ्रम है ये, धुएं के बादल है सामने, वो छट जाएंगे, फिर आएगी एक दीवार, उससे माथा मार मार के उसे फोड़ना पड़ेगा। अगर फूट गई तो नंबर आ जाएंगे अच्छे खासे, बढ़िया पढ़ जाओगे, कुछ अच्छा कर जाओगे। दीवार सिर से फोड़नी पड़ती है, उसमें कीलें भी लग रही हैं, नहीं तो फिर ये हाल होगा जो बात चल रहा है। धुएं के बादल हैं सच में, और ये धुएं के बादल पार करने का सिंपल तरीका एक फूंक है। फूंक मार दो, मतलब डेली पढ़ लो, नेक नेक हल्का हल्का, 19-20 19-20, कुछ भी खतरनाक नहीं है, कुछ भी खतरनाक नहीं है। बहुत सिंपल सिस्टम है, बस हैबिट, जो वर्कशीट्स हैं उन्हें करते जाओ, जो नोट्स हैं उन्हें पढ़ते जाओ, दैट्स इट, हो गया, फिनिश। कुछ एडिशनल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बोला तुमसे किसी ने बोला तो होगा 10th कर लो फिर मजे ही मजे। अगली बार से वो कोई तुमसे ऐसा कुछ कहे तो चुपचाप वहां से चले जाना, और इंसान पर दोबारा मत आना। ये मुझे बहका रहा है, बहकाने वाले लोगों से बिल्कुल दूर रहें। सच्चाई तुम्हें वही लोग बताएंगे जो ये चीज देख चुके हैं कि क्या वाकई में 10th के बाद मजे ही मजे हैं। ना ना, 10th एक धोखा है, देखो। और तुम इसी धोखे में फिलहाल तो जी रही हो, है ना। बताएंगे भाई 1/f फोकल लेंथ बोलो 10, उसके बाद 1/v माइनस के 1/u माइनस के 25, ठीक है, ये बन जाएगा प्लस के 25, उधर भेज दिया तो 1/10, माइनस के 1/25 इक्वल टू 1/v।
इसका एलसीएम कितना बैठा 50, 50 आया। अगर एलसीएम 50 है तो 10 से 50 काटेंगे 5 बार, ये वाला 2 बार, 2 बार, और इक्वल टू 1 में वी। और सबसे मेन बात ये भी सुन लो कि अगर तुम लोग 10th में नंबर नहीं ला पाते हो, ठीक है, तो मतलब मेहनत नहीं कर पाए, नंबर तो दूसरी बात है, तो कहीं ना कहीं तुम एक चीज खो दोगे, कॉन्फिडेंस, वो उतर जाएगा, तुम नजरों से भी उतर जाओगे, अरे यार 10वीं में नंबर नहीं लाएगी, ऐसा सिनेरियो है। तो अपने पास में वी की वैल्यू सही लिख ली सबकी, 16.67 है, 50 अपॉन में 3 छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं मुझे उससे। एम निकालते हैं, एम यानी कि वी अपॉन में यू, एम इक्वस टू में वी की जगह पे 16 लिखना चाहें तो 16 लिख लें, 50 लिख, ये लिख लिया 16.67, और यू की जगह पे माइनस के 25 में, मेरे मन में ना ये 50 अपॉन में 3 ही चल रहा है, ये लिख लो, वो अच्छा सॉल्व होगा। और u की जगह पे माइनस के 25, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लिया। अब मैं इसका इंटीरियर और इसका अगर एक्सटीरियर भेजता हूं तो m इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई में 1 ऊपर और माइनस के 3 मल्टीप्लाई में 25, 25 से ये काटें तो 2 और m की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 2 अपॉन में 3। अब इससे इसे उड़ाएंगे तो माइनस के 0.6 आ जाएगा लगभग। अब बात है कि नेगेटिव तुम्हें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि नेचर कैसा है उसका, रियल और इन्वर्टेड। नेगेटिव रिप्रेजेंट करेगा रियल और इन्वर्टेड, और ये वाला जो आंसर 1 से छोटा है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा तुम्हें, स्मॉल साइज। और हमारे आंसर एकदम एक्यूरेट मैच भी कर रहे हैं, स्मॉल साइज एकदम सही भी बैठा है ना, एकदम एक्यूरेट है। ठीक है, अच्छा ये बता, तुम्हें ऐसे कितने लोगों ने बोला कि मेरा 10th बहुत कठिन कठिन, किसी ने कहा तुमसे ऐसा अब तक, घर वालों को छोड़ के? वो तो डर पाती जानबूझ के बालक पढ़े हमारा, मुझे लगता है डर से ही पढ़ेगा, कि डराएंगे नहीं कि फेल हो जाएगा तो पढ़ेगा कैसे, वो तो अपनी जगह सही बोल रहे हैं। वैसे किसी ने बोला है, मतलब मित्र यार दोस्त सीनियर टीचर किसी ने हुआ सुना है इसका? तुमने लाइफ में किस चीज का हुआ सुना है ये बहुत कठिन है? कोई पेपर, कोई बड़ी क्लास, कुछ और कॉम्पिटिटिव एग्जाम, किसी बात में हुआ सुना है किसी का? किसी पेपर का हुआ ही नहीं सुना? नीट का तो लीक सुना, हुआ थोड़ी है उसका, हुआ नहीं है वो, जेई एडवांस हुआ है वाकई में, और है भी खतरनाक। 6 घंटे मिलते हैं जी एडवांस का पेपर करने के लिए, 6 घंटे, और 6 घंटे में क्या क्वेश्चन करने हैं तुम्हें? 25, 20 भी कर दो तो भी ठीक है। यूपीएससी का हुआ सुना है? वो कठिन है। 12वीं का हुआ सुना तुमने? 12th का अगर नहीं सुना है तो सुन लोगे तो अपने 12th क्लास के किसी याद मित्र से बात करना, इसमें पीसीएम वगैरह हो, यदि कठिन होती है तो जा यहां से, वो तुमसे बात ही नहीं करेगा। और तुमने 10th का अगर किसी से हुआ सुना है, किसी ने तुम्हें 10th को लेकर डर पाया हो, तो पहली ही लाइन बना लेना उसके लिए अपने मन में, ये पक्का गंवार है, छूटते ही ये पक्का गंवार है, इसको कुछ नहीं आता, डेफिनेटली गंवार है। मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं वो सुनो। हर साल लगभग 4 लाख से ऊपर बच्चों के 10th में 90+ आते हैं, ठीक है। सीबीएसई ने स्ट्रिक्ट चेकिंग अब शुरू कर दी, पेपर भी कठिन बनाने लग गई, अब लगातार कठिन आएंगे, अब वो नंबर गिरा भी रही है, लेकिन एवरेज अगर इस साल के रिकॉर्ड को छोड़ दें, पिछलों को देखें, 4 लाख के आसपास बच्चों के 90+ आते हैं, और 12th में वो नंबर ठीक आधा है। और सबसे मेन बात ये कि 95+ जितने बच्चों के 10th में आते हैं, 90% बच्चों के 90 क्रॉस नहीं करते 12th में। कुल मिला के बस तुम्हारी लिए रियलिटी है कि अगर तुम्हें तो फिलहाल कठिन लगेगी, भाई क्लास फर्स्ट वाले बच्चे को फर्स्ट भी कठिन लगती है, उसे तो 1 2 3 लिखने में दिक्कत हो रही है उसे, तो तुम तो 1 2 3 फटाफट लिख दोगे। तुमसे मैं बोलूंगी तुम्हें फर्स्ट क्लास का पेपर दिलवाऊं, क्या नंबर ले आओगे उसमें? फर्स्ट क्लास का किसी सब्जेक्ट का पेपर क्या नंबर ले आओगे उसमें? फुल?
उसमें ABCD जो भी होगा वो समझ में आ ही जाता है, लिख ही लेंगे। नहीं आएगा तो मैडम से पूछ लेंगे, मैडम इसमें क्या करना है। और उसमें भी नंबर कट जाए तो कितने डूब मरने की बात है। तो वो उसके लिए लेकिन कठिन है, तो तुम्हारे लिए ये भी कठिन तो तुम्हें लगेगी, लेकिन रियलिटी ये है कि जैसे अगर तुम समझ जाओ तो फर्स्ट क्लास कठिन नहीं होती है। बालक डेली अपना होमवर्क करे तो ये कठिन नहीं है। और 12th कठिन इसीलिए कि तू डेली पढ़ भी लेगा ना, 6 से 8 घंटे, 10 घंटे डेली पढ़ भी लेगा तो भी तुझे एंड तक ये नहीं लगेगा कि मेरे नंबर आ जाएंगे। ये डिफरेंस है कठिन और आसान में। जहां पढ़ने के बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं आए वो सारी चीजें कठिन है, जहां पढ़ने के साथ कॉन्फिडेंस आ जाएगा वो आसान है, और इसमें आ जाएगा। इसीलिए बस घर पे कंटेस्ट प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अपन लोग कल सेम 7:30 पे न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे इसके, और इन्हें स्किप मत करना। अपन लोग कल चैप्टर को फिनिश कर देंगे, ठीक है। ध्यान रखें, इसे ऑफ कर दे।